हैं ना संजय जी कि आवाज़ खल्क नताए खुदा, वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड। ये है बस, ये तो जनादेश है और लोगों का जो बिल्कुल ये जनादेश। सत्य है, ये कड़ा सत्य है, लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ है और इट्स लाइक वाइल्ड फायर। ये तो ना बुझने वाली आग है जो लग चुकी है। आप जब ये फिल्म बन रही थी उस जी समय के जो अनुभव हैं उस समय के आप के इस तरह की बिल्कुल स्पष्ट और सत्य घटनाओं पर आधारित बिना किसी लाग लपेट के आप लोग ये फिल्म बना रहे थे, तो जी आपको क्या उस समय क्या लगा था कि इसमें कुछ आपको संदेह था, संशय था, घबराहट थी कि क्या होगा? कहीं क्या बिल्कुल ना एक ये रहा होगा कि पता नहीं फिल्म रिलीज होने दे कि नहीं देने। जी हाँ, आप बट तो ये स्वयं था का कि अनुभव है, आपका हाँ तो स्वयं का अनुभव है, आपने तो संघार भाई थी, तो हाँ आपकी बिल्कुल, तो कैसे समझ उन्होंने आएगी। शैडो बैन कर दिया अभी फिल्म। संजीत क्या था ना कि ये ना जब हमें मुझे विवेक ने मुझसे फोन पे बात की कि जी चाहता हूँ कि आप फिल्म में मैं कश्मीर जेनोसाइड पर इस पर फिल्म बना रहा हूँ, तो मैं आपको जानता हूँ इसके बारे में और मैं आपके साथ हूँ एंड डोंट वरी आई विल बी देयर। तो जो हमने जितने कलाकार थे, ये फिर नहीं एक मिशन है, ये मकसद था, मुहिम थी जो हम पेज पर काम कर रहे थे, तो सब तहे दिल तन मन धन से वी वर इन्वॉल्वड और बहुत ही एक उपलब्ध था भाई ये बीच में कार्य है, हमें करना है, वी हैव टू बी पार्ट दिस और ईश्वर हमें जरूर इसकी जो क्लोज लाइफ, तो उस मकसद से हमने फिल्म की। मैं आरती जी से पूछा मारती जी आप निश्चित रूप से फिल्म देख ली होगी और इससे पहले भी एक फिल्म आई थी जिसके बारे में हम सब जानते हैं किस प्रकार की फिल्म थी, किस वही वही जो बना व्हाइट वॉश वाला था और हम लोग आपस में करीब में बात कर रहे हैं। पुनीत जी ने भी एक फिल्म बनाई थी जो थीम उसकी जो थी वो जो आपके जो साधुओं की हत्या हुई थी महाराष्ट्र में, उसके बारे में थी और उनको भी बहुत समस्या झेलनी पड़ी थी और अल्टीमेटली उनको यूट्यूब पर रिलीज करना पड़ा, वहाँ भी शो बैक कर दी थी। तो ये समस्याएं आपको सभी को झेलनी पड़ी हैं, चाहे आपको हो, चाहे पुनीत जी को हो, चाहे हमें यहाँ जयपुर डायलॉग में हो। तो उसके बाद जो आप एक ज्वार देख रहे हैं भावनाओं का, तो आरती जी आपको कुछ अनरियल से नहीं लगा है या लगा है कि ये पहले होना चाहिए था लेकिन देर आया दुरुस्त आया? देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये हम लोगों के लिए, खासकर कश्मीरी हिंदुओं के लिए जिन्होंने नरसंहार झेला है, जो हम उस एक्सपीरियंस से निकले जो 1990 में हमारे साथ हुआ, उसके बाद कई सारे लोगों ने कोशिश की और मैं आज उनका नाम लेना चाहती हूँ। अशोक पंडित जी शायद पहले व्यक्ति थे बॉलीवुड में, पूरी इंडस्ट्री में, जिन्होंने पहली और शायद आखिरी डॉक्यूमेंट्री कश्मीरी पंडित रेफ्यूजीज जो अपने ही देश में रेफ्यूजीज कहलाए हुए, अपने ही देश में रेफ्यूजी बन के जिन्होंने जिया, उनकी डॉक्यूमेंट्री बनाई। उसके बाद कई सारी फिल्में आई बॉलीवुड ने, ऐसा नहीं है कि कश्मीर पे फिल्में नहीं बनी, बहुत बनी है, रोजा है और यहाँ पता नहीं क्या था, मिशन कश्मीर, बहुत सारी फिल्में बनी, लेकिन सभी फिल्मों में इस तरह का एक कहानी बताती थी कि या तो टेररिज्म दिखाया जाता था, अगर दिखाया जाता तो बहुत कॉम्प्लेक्स दिखाया जाता था, या तो बिल्कुल जो सिंपल एक फॉर्मूला बॉलीवुड का है उस फॉर्मूला से चलती थी, लेकिन कहीं भी कश्मीरी पंडितों का जिक्र नहीं होता था। जैसे कि तो कश्मीर में कश्मीरी पंडित कभी था ही नहीं, जैसे कि कश्मीरी पंडित का नरसंहार हुआ ही नहीं, जैसे कि ये कहानी तो है ही नहीं। तो ये बॉलीवुड ने 32 साल में ये एक नैरेटिव चला। आज फाइनली 32 साल में बहुत बलिदान दिया है कश्मीरी पंडित ने, बहुत आहुतियां दी, बहुत सैक्रिफाइस किया है। हमारे जितने लीडर थे 1990 में, मैं देखा है, मैं बच्ची थी, लेकिन कहते हैं ना कि जो बचपन का अगर कोई एक्सपीरियंस इतना इंटेंस हो तो वो आपके दिमाग पे इतना हावी बन के रहता है, उसकी इम्प्रिंट इतनी है कि मुझे अभी लगता है कि कल ही तो था 1990। तो मैंने जो जिया और देखा उस टाइम जो हमारे लीडर थे, अमरनाथ कश्मीरी थे, केन पंडिता, एम.के. टेंग, अग्निशेखर, अजय जंगू, जितने भी लोग थे जिन्होंने वो उस टाइम जो एक्सपीरियंस था, जो हॉरर था, वो सब उसके होने के बावजूद अपने घरों, सबके घर उजड़ गए थे, उसके बावजूद वो निकलते थे, रोज कड़ी धूप में निकलते थे, नारे लगा के कड़ी धूप में वो बात करते थे कि हमारे साथ कुछ हुआ है, लेकिन कोई इस देश में कोई सुनने को राजी नहीं था, इस देश में कोई इंटेलेक्चुअल सुनने को राजी नहीं था, इस देश का मीडिया सुनने को राजी नहीं था। मैं जब बड़ी हुई, मैं जब प्रोफेशन में आई, और मैं प्रोफेशन में इसीलिए आई क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि हमारे साथ क्या हुआ और जो हुआ वो क्यों नहीं बताया गया, क्यों नहीं दिखाया गया। और जब मैंने रिसर्च करनी शुरू की, मैं इंडिया डिजिटल आर्काइव्स में गई हूँ, मैंने नेशनल न्यूज़पेपर्स के डिजिटल आर्काइव्स देखे हैं, मैंने कहीं वो कहानियां नहीं पढ़ी जो हमने जी। तो 32 साल के बाद जो बलिदान हमने दिए हैं, जो सैक्रिफाइसेस हुए हैं, उनका मैं कहूंगी कि फाइनल जो कहीं ना कहीं किसी ने शायद आवाज सुनी, और मैं कहती हूँ कि कुछ तो कॉस्मिक फोर्स है कि उन्होंने विवेक अग्निहोत्री जी को भेजा, उन्होंने इनकी सारी टीम को, पुनीत सर जी को भेजा, इनकी सारी टीम, कश्मीर फाइल्स की टीम, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, भाषा सुमली जो दूसरे कश्मीरी पंडित अग्निशेखर जी की बेटी, इन सबको पता नहीं कैसे जोड़ दिया कि ये फिल्म बनाई और आज देश को एक सोते हुए देश को जगा है। मैं जी कहूंगी कि जी ये टर्निंग पॉइंट है इंडिया की, इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री के। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। पुनीत जी हाँ मैं जी पुनः आपके पास आता हूँ। जी अ,
जो इसका कथानक है जी फ़िल्म का, तो ये कथानक जब मैंने देखा कि मुख्यतः इसमें जो 5, 6, 7 घटनाएँ हैं, जी उनको लेकर और उसके बाद ये सब होते हुए भी, इन सारी घटनाओं के होते हुए भी जो एक इसका चित्रण किया गया है लेफ्ट विंग के माध्यम से, जी वो बिल्कुल एक अलग से ही इसको एक यूनिक सा एक फ्लेवर देता है। और जो ढकोसला यहाँ चल रहा है, जो ढोंग चल रहा है, जो एक फ़ॉल्स नैरेटिव बनाया गया है और जी इसको बिल्कुल डिनाई किया गया है। हम्म, ना केवल एक्सोडस को डिनाई किया गया है, जेनोसाइड को डिनाई किया गया है। जी ये है एक एस्टैब्लिश्ड जो जेनोसाइड स्टडी है, उसमें ये कहा गया है कि द एक्सट्रीम ऑफ जेनोसाइड इज़ डिनायल ऑफ जेनोसाइड। एब्सोल्यूट तो आपने जब आप फ़िल्म बना रहे थे, तो आप इस दृष्टि से बना रहे थे या फिर कि आप सिर्फ़ इस पर कॉन्संट्रेट कर रहे हैं कि घटनाओं को सही रूप से चित्रित कर लें? मैं समझता हूँ कि विवेक अग्निहोत्री जी जो है उन्हें कहा कि भाई मैं टू टू लाइफ क्या क्या गुजरी थी उन पर और उन्होंने एक मॉडर्न तरीके से जोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने जेएनयू का जो झूठा जो स्यूडो ये लेफ्टिस्ट है ये जिस तरह बात करते हैं उनको भी उन्होंने एक्सपोज किया है। अभी वो आपको देखो से पत्र सा वो साफ समझ में आता है कि क्या किया है। तो इट्स हुँ। वेरी काबिल तारीफ बात है सर क्योंकि है कि ही कॉल्ड द स्पेड स्पेड। इनफैक्ट अगर आपने और जो मेरे करेक्ट में एक मिनट डायलॉग आता है कि दुनिया भर में आतंकवादियों को इस्लामिक टेररिस्ट कहा जा रहा है, केवल कश्मीर है आप उनको इस्लामिक टेररिस्ट नहीं कहते, आप उनको सेपरेटिस्ट कहते हैं। तो ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है और हमारी जो मैं तो समझता हूँ उस समय की सरकार उस समय का मीडिया सब दोषी है। और मैं तो समझता हूँ कि जो हमारे जो हिंदुओं का भी थोड़ा एक प्रॉब्लम है कि अपने और किसी के दूसरे घर में कुछ आग लग रही हो तो एक एटीट्यूड आ रहा है हम हिंदुस्तानियों का, हमको क्या हमारे घर में थोड़े लगा है, बट दे डोंट रियलाइज कि यही आग जो है वो आपके घर में ही आएगी। और ये न केवल अब लोग कहते हैं जी हमें पता ही नहीं था कि इतिहास है 30 वर्ष अरे भाई हमारे देश में तो हजारों वर्षों से हजार वर्ष से 1400 वर्ष से आप देखें तो ये इस तरह के नरसंहार इस तरह का जेनोसाइड कत्लेआम और परसिक्यूशन ये परसिक्यूशन क्या है कि भाई अगर एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति डर से मार काट करके उसे त्राही करके उसे दुख पहुंचाकर उसे डिसप्लेस कर उसे या फिर एक कम्युनिटी है दूसरी कम्युनिटी को एक मजहब के नाम पर या धर्म के आधार पर उसे परसिक्यूट कर उसे मारे उसे उसका फोर्सफुल कन्वर्जन करे उस पर उसको दुख दे दर्द दे उसे परसिक्यूशन कहते हैं। तो ये तो हिंदुस्तान जो है पिछले 14 वर्षों से जीता रहा है। आप देखिए आप उठा लीजिए कब नहीं हुआ। मुझे याद है साहब कि बख्तियार खिलजी 1193 से 1197 तक उसने नालंदा और विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी उसको जाकर कर दिया था। हमारी 90 लाख मैन्युस्क्रिप्ट थी उसमें आयुर्वेद तक जो काम हमारे वेद रखे हुए वो सबने जला दिए। कहते हैं वो जो आग थी 2 महीने तक चलती रही। तो ये क्या है ये कल्चरल जेनोसाइड है ये हमारा जो साहित्यिक जेनोसाइड हुआ उसने खत्म कर दिया। अब दूसरी आप देखिए जो अहमद शाह अब्दाली आया 1740 से 1767 उसने क्या किया लूट अंडर पंजाब में तहस बस एक ही काम किया 18 बार हिंदुस्तान उसने अटैक किया। रूस राय का आपको पता है पंजाब तो ना एक कहावत है कि खादा पीता कहते खादा पीता लहेदा बाकी सब अहमद शायद यानी जो आपने खाया या पहना या पी लिया वही आपका है बाकी तो अहमद शाह जो है पाक ले जाएगा। इस तरह उन्हें क्या सर कि कब नहीं हुआ मुगलों के जमाने में 3 बार जौहर कसम है 30,000 औरतों का उन्होंने जो आत्मदाह किया जलकर मर गई लेकिन अपने स्वाभिमान पर नहीं आ रही। 3 में तो कल चित्तौड़ में हुई है। केवल चित्तौड़ में हमीर रणथंभौर में राजा हमीर के समय हुई। और आप देखिए अकबर बादशाह को हम जो है एक सेक्युलर राजा मानते हैं कि उन्होंने ये किया एक की बात सेक्युलर इसने जजिया टैक्स लगाया हिंदू पर 50% ऑफ द इनकम वाज गिवन और जो मुस्लिम थे उनको 10% ज़कात लाया गया। तो कहने का मतलब है उसके बाद उन्होंने जो नरसंहार किया सर इतने हिंदू मारे गए कहां नहीं मारा सर हमारे मंदिर डिस्ट्रॉय कर दिए कोई मंदिर में लीव देयर नॉट इनका किंगडम तो बताइए मुगलों का जहां जाते हैं या इजिप्टर्स थे का कुछ नहीं था ये लुटेरे थे प्लंडर्स थे इन्हें केवल लूट और प्लंडर किया है। मां बहन का हमारी हिंदुस्तानी हमारी हिंदू औरतों का रेप किया है और केवल क्या जो है आप हमारा धर्म स्वीकार करिए आप इन्फिडेल्स हैं आप हैं काफिर हैं यही उन्होंने किया है। और आप हम सब भूले 1947 में हुआ ना खाली मैं तो ईस्ट बंगाल था वो ईस्ट पाकिस्तान था सबसे पहले राय वहां शुरू हुई किस तरह उन्हें हिंदुओं का संहार किया मार मार के क्या वो नहीं वो किसी याद ही नहीं 1947 सर उन्होंने पाकिस्तान से एक ट्रेन पूरी हिंदुओं की काट और अमृतसर गई थी और जब उसका प्रतिघात हुआ उसका पुनः प्रतिघात हिंदुओं ने किया यहाँ पे एक नहीं 2 ट्रेन काट अमृतसर से लाहौर भेजी वो हुए। तो कहने का डंडा पीर मुश्किलों को आदमी को आपको अपनाना कुछ ना कुछ शस्त्र उठाए पड़ते हैं उठाए वो किया। मुझे याद है मेरे पिताजी सिर्फ 16 वर्ष के मेरे दादाजी
अब एक बात छोड़ के पाकिस्तान आ गए, हमें इस्लामिक कंट्री नहीं कहना, सब कुछ एक करोड़ में है सर। मेरे जो फादर इन लॉ साहब है दलजीत पुरी जी, तो उनके पिताजी दीवान कैलाशनाथ पुरी, तो सर बहुत समृद्ध व्यक्ति थे। क्या कहते हैं उनके घर में सिर्फ उनकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पेंट उनकी थी उनके एरिया में, सबको छोड़ के वे आ गए। क्या ये क्या था? क्योंकि हम नहीं रहना चाहते थे, उससे कोई सब नहीं लगा किसी को। फिर कश्मीर बिचारों कश्मीरी पंडितों के साथ देखिए अहमद सारस्वत ब्राह्मण, और कहते हैं जो सारस्वत ब्राह्मण होते हैं कश्मीर से आए थे, तो जो पुण्य नगरी है, पुण्य धरती है, तो आपने उनको ऐसा कर दिया। कोई देखेगा तो आप कहेंगे ये पुरानी बात, बिल्कुल हिस्ट्री पुरानी नहीं है। हाल ही में एक साल पहले कश्मीर में उन्होंने जो कम्युनिटी लोग उनके आइडेंटिटी कास्ट किए, उनको बाहर निकाला, क्योंकि हिंदू थे, क्योंकि वो सिख थे, उनको मार दिया। ये कैसे बोलते हैं? ये पुरानी बात नहीं, ये आज की बात है साहब। और मेरा तो ये कहना है ये फिल्म इसके नहीं देखनी कि क्या हुआ था। हर भारतवासी को फिल्म देखनी चाहिए, सचेत होना चाहिए, चौकन्ना होना चाहिए। आगे 2024 के बाद आगे ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न दोहराई जाए। आपको पता है मैं दिख रहा हूँ संजय जी, मेरे बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं जिन्होंने देखी, वो इतने खुश हैं, बेसाखा बाबा तारीफ कर रहे हैं, और एक तरह से तो मेरे बारे में लगना भी है कि ये क्या ऐसा हुआ इनके साथ, ये गलत था। इट्स एक्जैक्टली हाउ टुडे जर्मन्स हैं, तो दे डिड हिटलर कि इन्होंने हमारे देश का नाम खराब किया है। तो इस तरह का जो मैं दिख रहा हूँ कि नॉट ओनली हिंदूज, इवन मुस्लिम्स आर वाचिंग द फिल्म, जो पढ़े लिखे, जो सच्चे, जो हिंदुस्तानी हैं, वो भी फिल्म लाइक रहे हैं। यही इस फिल्म की मेरे हिसाब से इसकी खूबसूरती है। और बिकॉज टेररिज्म जो है वो कोई मजहब नहीं देता। जो लिबरल मुसलमान थे उन्होंने उनको मारा। अब पंजाब में आप जब देखिए जो वहाँ पे टेररिज्म हुआ है, तो कहते हैं 36,000 के आसपास लोग टेररिज्म ने वहाँ के टेररिज्म ने मारे थे, जिसमें कुछ 17-18 हजार हिंदू थे, तो 12,000 सिख भी थे और मारे। तो कहने का मतलब एक आतंकवादी है, इसका कोई जो है कोई मजहब नहीं है। पे जो कमी होती है क्या है, तो मैं तो आप अभी मानव कहा जाएगा, ह्यूमन राइट आ जाएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ह्यूमन है ही नहीं, उनके साथ क्या ह्यूमन कंसेशन, इस बार ह्यूमन कंसेशन, दे शुड बी डेड विद एन आयरन हैंड। हमारे देश की विडंबना देखिए साहब, हमारे देश में जो बनती है, दे हैव जस्टिफाइड टेररिस्ट साहब, इसलिए बड़ा क्योंकि पुलिस की एट्रोसिटी हुई है। अरे जो कश्मीरी पंडित वहां से डिस्प्लेस हुए, जिनको मार भगा दिया गया, उन्होंने तो बिचारों ने बंदूक नहीं उड़ाई। हमारे दादा जो पाकिस्तान से जो यहाँ पे हिंदुस्तान में आए, वे कोई आतंकवादी नहीं है, मेहनत मुशक्कत करके इससे पैसे कमा अपने पैर पर खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे नैरेटिव जो है फॉल्ट नहीं, उन बेचारों के साथ क्योंकि आपने अत्याचार किया, वो आप पुलिस ने किया, तो बेचारे आतंकवादी बन रहे। इतना मतलब देखिए ढकोसा है, ये षड्यंत्र है। संसार आपको पता है, आप देखिए इनकी कहते हैं इनका जो क्रिमिनल माइंड है, वहाँ की गवर्नमेंट का, वहाँ के लोगों का, मीडिया का, रोशनी एक्ट लगाया उन्होंने कश्मीर में, रोशनी एक्ट के तो हमारे कश्मीरी हिंदू जो डिस्प्लेस हुए वो वहाँ से छुप के बात चले 6 महीने तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं, वो तो किसे भागे बेचारे डर के। तो गवर्नमेंट ने साहब काम अगरा हो गया है, इलेक्ट आना चाहिए, तो 101 रुपए पर वहाँ के लोग से हुए और तो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको 101 रुपए पर उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल उनके रुपए दिया और जगह उन्हें लौट दी। करोड़ 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 रुपए की प्रॉपर्टी है, ये हर बंदे को एक रुपए पर दी। अगर देखें तो अमेरिकन $1.3 और जमीन को दिए, क्या है? इसकी कोई लिबरल जो है ये कोई बात नहीं करा, ये भी तो सामने आना चाहिए। जी, मैं चलता वापस जी नहीं, मैं आरती जी के पास वापस आरती जी, आपने संभवतः मेरी पुस्तक पढ़ी होगी अंडर किंग इंडिया, और वो कश्मीर की बखूरी हिस्ट्री लितायत मुफ्ताबीर की बात है, उसको ट्रेस करती है। और यद्यपि उन्हीं कह रहे हैं कि टेररिस्ट क्या टेररिज्म का कोई मज़हब नहीं हुआ, लेकिन मेरा जो है डिस्कशन देखें आज के टाइटल, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि ये इतना भी सारा टेररिज्म होता है, ये अपने आप नहीं होता, इसका कोई मोटिवेशन तो होता है। और वो मोटिवेशन जो है मैंने तो किताब में पाया है, जो आसमानी किताब है उसमें पूरी तरह से पाया है। तो ये कितना मुश्किल है कि हम जो है लगातार ये सब कुछ जानने के बाद भी हम जो है वो आसमानी किताब को नहीं करना चाहते। हम ये नहीं कहना चाहते कि दिस इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम ऑफ रिलीजन। देखिए संजय जी, मैंने इनफैक्ट पिछले 20 साल से जब से मैंने काम करना शुरू किया, मैंने खुल के बोला है कि ये इस्लामिक टेररिज्म है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है, आपको हिंदू से लेने की जरूरत नहीं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो मुजाहिदीन खुद देते हैं, वो अलकायदा के खुद देते हैं, वो अल-जवाहिरी खुद देते हैं, वो हाफिज सईद खुद देते हैं, वो सईद अलाउद्दीन खुद देते हैं, वो मसूद अजहर खुद देते हैं। अगर आप कोई भी लिटरेचर इनका पढ़ें, आप जमात इस्लामी का लिटरेचर पढ़ें और फिर उसको कंपेयर करें अलकायदा के लिटरेचर के साथ, और फिर तालिबान के लिटरेचर के साथ, तो सब आखिर क्या बात कर रहे हैं? वो सारी अलग-अलग नाम है ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन बात क्या हो रही है? फंडामेंटल क्या चीज है जिसके लिए वो लड़ रहे हैं? सवाल सिर्फ है इस्लामिक खलीफत का। सवाल सिर्फ ये है कि ये जो दुनिया है, ये सारी जो है, ये इस्लामिक मुस्लिम उम्मा बनना चाहिए। सारी दुनिया जो है अल्लाह
और माइंड यू ये एक ही अल्लाह है और ये उन्हीं का अल्लाह है जो सुप्रीम है, जिसके आगे कोई भगवान नहीं। तो हिंदुइज्म में इतने सारे आपके लाखों भगवान है, देवता है, देविया है, वहां ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एक अल्लाह है और वही सुप्रीम है, उनके मैसेंजर प्रॉफिट है और वही सुप्रीम है। और उनके खिलाफ आप अगर बोलेंगे, उनको अगर आप क्रिटिसाइज करेंगे, तो आप वाजिबुल कत्ल है। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब लिखा है इनके लिटरेचर में। वो वहाबियों का लिटरेचर हो, वो देवबंदियों का लिटरेचर हो, वो जमात इस्लामियों का लिटरेचर हो, ये उनका लिटरेचर कहता है, ये उनके लीडर कहते हैं, ये उनके मौलवी कहते हैं, या उनके मौलाना कहते हैं, मैं नहीं कह रही। तो मुझे इस बात का कोई प्रमाण देने की जरूरत ही नहीं है कि वो ये जो जंग लड़ रहे हैं पूरी दुनिया के साथ, जिसका नाम टेररिज्म भी है, जिसका नाम आतंकवाद भी है, और जिसको क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनके जंग करने की जो क्षमता है शायद खत्म हो गई। इससे आतंकवाद का उन्होंने एक नया फॉर्म लिया और उसमें कम रिसोर्सेज में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, इसलिए आतंकवाद का नाम रखा गया। लेकिन ये है जंग, उनके हिसाब से ये जंग है। ये मुझे उन लोगों ने कहा है जो अपने आप सेकुलर मुसलमान कहते हैं। मेरे एक कलीग थे कश्मीरी मुस्लिम जर्नलिस्ट, तो उनसे बहुत साल पहले मेरी इस बात पे बहस हुई कि ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो आप, स्टोन पिटिंग कर रहे हो, मार रहे हो अपने बच्चों को, अपने ही लड़कों को आप बर्बाद कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो। और उनका जवाब बिल्कुल सिंपल सा था कि ये जंग है, ये इस्लाम की जंग है, और इस्लाम तुम तो मुसलमान नहीं हो, तो तुम्हें ये समझ ही नहीं आएगा कि ये जंग क्या है, तुमको ये समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि इस्लाम भी पिट रहा है दुनिया में जब से ऑटोमन एम्पायर जो है वो कोलैप्स हुआ। इसलिए ये जंग जो है अलग अलग तरीकों से लड़ी जा रही है। ये आतंकवाद से लड़ी जा रही है, ये इंटेलेक्चुअल टेररिज्म से लड़ी जा रही है, ये प्रोपेगेंडा टेररिज्म से लड़ी जा रही है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से लड़ी जा रही है, ये सिनेमा से लड़ी जा रही है। और अभी द कश्मीर फाइल्स को 32 साल लगे आने में। ये कहना कि ये जो है आतंकवाद का कोई मजहब नहीं, आतंकवाद का कोई आइडेंटिटी नहीं, ये गलत होगा मेरे ख्याल से। इसमें हमको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ दीजिए, नीचे का पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ दीजिए, आप जो आतंकवाद कर रहे हैं सिर्फ उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए, ये जानने के लिए कि ये क्या है, ये जंग है, ये वॉर है। और ये वॉर जो है, इस वॉर का मकसद ये है कि इस्लामिक खलीफत एस्टैब्लिश हो और कन्वर्जन हो, जो कश्मीर फाइल्स का एक मेन स्लोगन है। उसका मतलब क्या है? Salute. Either you assimilate by converting, salute, or you flee, जो कि कश्मीर पंडितों ने किया, या मारे जाओगे। गले मीन्स यू विल बी डेड। ये स्लोगन जो है, ये हिंदुइज्म की किसी किताब में मैंने नहीं पढ़ा है, ये मैंने बुद्धिज्म की किसी किताब में नहीं पढ़ा है, ये मैंने सिखिज्म की कोई किताब में नहीं पढ़ा है, लेकिन कुरान में काफिर को नहीं, ये बहुत क्लियर है। मौलवियों को पूछ लीजिए, मौलाना को पूछ लीजिए, देवबंदियों को पूछ लीजिए, जमातियों को पूछ लीजिए, वहाबियों को पूछ लीजिए, सलाफियों को पूछ लीजिए, किसी भी इनके वर्जन को पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे कि काफिर कौन है। काफिर आरती टिकू भी है, संजय दीक्षित भी है, एक अहमदिया भी है, एक शिया भी है। अब उसमें लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन जंग है इस्लाम मुनाफिक भी है उसमें तो। बिल्कुल, मैं बिल्कुल एग्री नहीं, इसका कोई मजहब नहीं। मैं आरती की बात को आगे बढ़ाता हूँ। आप एक कहानी सुनाता हूँ, मुझे डॉक्टर अजय चुंगू ने सुनाई थी। अच्छा। और डॉक्टर अजय चुंगू यदि आप जानते हो तो वो जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं और जयपुर अक्सर आते हैं, बहुत गहरा उनका चिंता है। तो उन्होंने जो कहानी सुनाई उसको मैं रॉबर्ट करुआ की तरफ से आसमानी दास, उन्होंने कहा कि जब ये 3 ऑप्शन दिए गए, रालिद, शोएब और गरीब के, और कश्मीरी पंडितों ने शोएब का ऑप्शन लेके और वो वहाँ से उन्होंने पूरी छोड़ दी, बाहर आ गए, तो जमात इस्लामी और जो बाकी तीसरे ग्रुप थे उनकी ये मीटिंग हुई और उन्होंने उस मीटिंग में ये कहा, और उसमें ये कहा गया कि साहब ये तो पंडितों ने, कश्मीरी पंडितों ने, कश्मीरी हिंदुओं ने तो इस्लाम के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। इन्होंने कन्वर्ट होने से इनकार किया, इसका मतलब है कि इन्होंने इस्लाम से जंग का ऐलान कर दिया। वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। जस्टिफाई नहीं, ये तो किताब में मैं बताऊं आपको, क्योंकि किताब में जो है वो जो नैरेटिव है वो बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें कहीं किसी प्रकार की लाना नहीं है। कि 32वीं सूरत जो है 30वीं सूरत कुरान की, उसमें ये आया है कि जो भी अल्लाह की आयतों को मानने से इनकार करता है वो जालिम है। ना वो जालिम है, वो जालिम है। और इसी के साथ इसकी सूरत बकरा 254 वो उसमें इसी के साथ आया, वो इनकी क्रोनोलॉजी अलग है, दूसरी वही जो ये बात की है उसमें ये कहते हैं जो काफिर है वो ही जालिम है। ऑपरेशन इनजस्टिस वो है जो अल्लाह की बात मानने से इनकार करे, यानी कि जो आसमान की किताब मानने से इनकार करे, वो अन्यायी है, वो इनजस्टिस कर रहा है। ये डेफिनेशंस हैं, ये बेसिक डेफिनेशंस इस्लाम की, जिसको हम नहीं समझते, क्योंकि हम जब इनजस्टिस की बात करते हैं, हम ऑपरेशन की बात करते हैं, तो हम उसको जो हमें अपनी
शास्त्रों में पढ़ा होता है, वो उसके अर्थ में समझते हैं। आप जो पश्चिमी जो परिभाषा है वही लगभग इसी प्रकार की है, उस अर्थ में हम तो समझते हैं। लेकिन इस्लाम की परिभाषाएँ ही अलग हैं। किताब आई है इनकी पहले की है ब्रिगेडियर रहमान की मिलिट्री डॉक्ट्रिन पाकिस्तान का, जो कहता है द कुरानिक कांसेप्ट ऑफ वॉर। उसमें अच्छी अंग्रेज़ी में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन उसके लिए भी डेफिनिशन ये तो समझनी आवश्यक है कि ऑप्शन क्या है, इंस्टेंस क्या है और अल्लाह से लड़ना क्या है। यदि आप ज़ालिम हैं या आप अल्लाह से लड़ते हैं तो फिर आपको जो एक सूरत है 5.33 उसमें सज़ा दी हुई है कि ऐसे एक तरफ से दूसरी तरफ से तो पूरी सज़ा दी हुई है। मैं यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा। 5.33 आप उसको रेफ़र कर सकते हैं कि क्या सज़ा है। वो सज़ा भी वही कत्ल की सज़ा है। तो पुनीत जी, तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि आपकी इस मूवी ने बिल्कुल लोगों को जगा दिया है, जोर दिया है। तो हाँ। अब क्या अगला इससे आगे भी जाएँगे क्या? जड़ पड़ेंगे क्या? आई कि होप इसकी लोग जड़ ना जड़ मतलब पहुँचेंगे? रहेगा और लोग ना डेफिनेटली पीपल की आंखें खुली हैं और जरूर लोग अच्छे मुद्दे उठाएंगे और यथार्थ और सत्य घटनाओं पर फिल्म बनेगी ताकि और भी सच उजागर हो, लोगों के समक्ष जो हमारा सत्य है वो आए सामने आए। हमारा नैरेटिव चेंज होगा। झूठ पे हम फिल्में बनाए जा रहे थे आज तक, तो कम से कम ऐसे मतलब मैं उनको काबिल तारीफ बात है कि ऐसे डायरेक्टर्स आए सामने, अच्छी फिल्में बनाए, लोगों को बताएं क्या हमारा हमारा इतिहास क्या था, हमारे साथ क्या क्या हुआ। मैं समझता हूँ सर, देखिए अगर कहते हैं अगर एक महाराणा प्रताप अकबर के समय अगर वो ना होते और या औरंगजेब के समय शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी, तो हिंदू मध्य बादशाही का नाम था, या वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह ना होते तो क्या होगा आप सोच सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत अपना शिवाजी महाराज के कोर्ट के जो एक जो विभूषण थे, उन्होंने कहा सर कि कुंभकर्ण अवतरी औरंगजेब ने काशी और प्रयाग में दुहाई तेरी रब की तो तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के लाखों मुसलमान किए माल तोड़ सब की, काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। ये उन्होंने कहा सर। बिल्कुल सही, हमें जो है हम तो उनका नतमस्तक हम काम करते हैं शिवाजी महाराज को और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, कि ऐसे लोग थे जिन्होंने बचाया और जो लोगों ने बलिदान दिया है हमारे देश के लिए। ये कश्मीरी पंडितों ने सर, ये लोग कहते हैं भागे नहीं महाराज, वहां कई डोगराओं तो अपनी बच्चियों को नदी के अंदर फेंक दिया कि भाई हम अपनी बच्चियों की जो किस्मत नहीं लूटने देंगे, हम मर जाएंगे। आप मैं बताना चाहता हूँ, मेरे जो दादाजी थे जब पार्टीशन हुआ तो मेरे पिताजी सब 5 भाई थे। मेरे पिताजी 16 वर्ष के थे और जो सबसे छोटे चाचा है उससे 6 महीने के थे और मेरे पिताजी 2 भी बहनें थी। उनका था कि सबको क्रॉस कराना है बॉर्डर और सब में असला रहा कि अगर कोई हमारी बहू बेटी के सब पर बात आएगी तो पहले अपनी बच्चियों को मारेंगे और फिर लड़के मारेंगे। तो ऐसे ऐसे दारू दृश्य, ऐसे कवे, ऐसे चीजों गुने हैं हमारे घर वाले, हम कैसे पूछ सकते हैं सर। आप देखिए ये हावी से जैसे तादाद बढ़ेगी, पहले ये भाईचारे की बात होगी, सेकुलरिज्म की बात होगी, सब होगा, जैसे थोड़ा बढ़ेगा। आप ये देखिए टाइम क्या उसी का ऑडियो है, अभी हिजाब का वो भी का ऑडियो है। बिल्कुल। अब हिजाब का जिक्र, हिजाब कहते हैं परहेज को, कुरान में कहीं भी हिजाब का जिक्र नहीं है। वो कहते हैं हिजाब क्या, हिजाब का जिक्र है वो 7 बार है, लेकिन वो दूसरे अर्थ में है, वो प्लीज आप हिजाब करो, दूसरे संदर्भ में। बिल्कुल बढ़िया है, अल्लाह से हिजाब करो, अल्लाह तुम्हारे नीचे पर्दा है। अब क्या वेरी हैप्पी कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हाई कोर्ट ने नथिंग डू। तो ये क्या मैं तो सर देखा कि ये बिल्कुल क्या प्रॉब्लम क्या सर, हमारे जो सेक्युलर जो सोल जो लिबरल हिंदूज हैं वही दुर्भाग्य से देगा सर, उन्होंने करवाया है कि नहीं ये है प्रॉब्लम सर हमारी। और सर हमारा जो धर्म है वो तो हर प्रकार सिखाता है, हम लोग अमृत की बात करता है, भैया मिल कर आप बताइए ना कहाँ पर किसी भी हिंदू राजा ने डिक्लेरेशन किया हो, कहाँ पर हिंदुस्तान किसी को अतिक्रमण किया हो। हमारे देश पाकिस्तान ने किंग बनाया कैसे, 1947 में उन्होंने एक कबायली एग्रेशन हुआ, 65 में उन्होंने किया, 71 में किया, जब मर पड़ी वो से युद्ध नहीं थे तो प्रॉक्सी शुरू कर दिया टेररिज्म के थ्रू, ये चलता तो इसका काबिल हुआ, ये तो है। और आज हमारा ही देश साहब ये एक कभी आश्चर्य हुआ है कि ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पकड़ा, भरा और उसको उसकी जो किसी लाश ही नदी फेंक दिया। एक भी अमेरिकन ने उस पर सवाल नहीं उठाया, प्रश्न चिन्ह लगाया नहीं, हम उसकी बॉडी दिखाइए, आप उसकी बॉडी कहाँ है एटलीस्ट यहाँ पे। अरे आपने कभी यूरी ने कुछ किया जब बात को करते हैं आप उस पर नहीं, ये इसका पहले इसको प्रमाण दीजिए आप, हमारे ही देश में सकता है क्योंकि यहाँ पे है नीली राइयां आपने लगे हुए हैं। अरे भी छोड़ो यार उसके लिए बी नेशनलिस्ट फर्स्ट, ये होना चाहिए, यू शुड बी इंडियन फर्स्ट, ये आवश्यकता है हमारे देश में। हमारा डीएनए है सर, खराब कर देगा इस तरह, इसे हमें सुधारना है। जी 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 बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आरती आप क्या कहती हैं कि सेक्युलर हिंदू अधिक उत्तरदायी हैं या कि मुस्लिम अधिक उत्तरदायी हैं इस समस्या के लिए? आप उस एनवायरनमेंट में रही हैं, उस वातावरण में रही हैं, तो आपका तो ज़्यादा अनुभव है, तो आप क्या सोचती हैं? देखिए संजय जी, मैं वाकई मानती हूँ कि जो ये सेक्युलर हिंदू है वो कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है जो जेनोसाइड हुआ कश्मीर पंडितों के साथ, जो एथनिक क्लींजिंग हमने सही और उसके बाद उस
उस पे एक व्हाइट वॉशिंग जो होगी वो किसने की? वो तो हिज़्ब मुजाहिदीन नहीं कर रहा था, वो तो अल-कायदा नहीं कर रहा था, वो तो लश्कर-ए-तैयबा नहीं कर रहा था, वो तो ढोल बजा रहे थे ये बोल-बोल के कि उन्होंने मारा है, उन्होंने निकाला है, उनको इस्लामिक खलीफा चाहिए, वो ढोल बजा रहे थे, वो तो नहीं कर पा रहे थे कुछ भी। लेकिन सेक्युलर हिंदू जो है पिछले 32 साल में जब से जेनोसाइड हुआ कश्मीर हिंदुओं का, वो क्या ढोल बजा रहा है? वो ये ढोल बजा रहा है कि इंडिया ऑप्रेसर है, इंडिया ऑक्यूपायर है कश्मीर में, इंडिया ने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए हैं और जम्मू एंड कश्मीर कभी इंटीग्रल पार्ट था ही नहीं इंडिया का। अंदर ही रॉय और निवेदिता मिलन जिसका एक हाइब्रिड कैरेक्टर बना है कश्मीर फाइल्स का। ये जो सारा जो कबाल है, ये जो पिछले 32 साल से इन्होंने नैरेटिव बनाया, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या ढोल पीटा? इन्होंने तो यही कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई विक्टिम है तो वो फारूक अब्दुल्ला है, वो महबूबा मुफ्ती है, वो मुफ्ती सईद है, वो यासीन मलिक है, वो शब्बीर शाह है, वो बेटा कराटे है। और उल्टा ये कहा कि अतिरिक्त ऑपरेसर है, उल्टा ये कहा कि सुशील पंडित ऑपरेसर है, उल्टा ये कहा कि अजय रंगू जो है ऑपरेसर है, क्योंकि हम सभी एलिट थे, क्योंकि हम हिंदुओं ने तो जुल्म किया था मुसलमानों पे सालों साल और दशकों तक किया था, इसलिए हम लोगों के साथ ही हुआ। और इसलिए जो है यासीन मलिक जिसने 5 एयरफोर्स ऑफिसर्स को मारा और बेटा कराटे हैं जिसने 40 कश्मीर पंडितों को मारा और टीवी पे बोला कि हम आए और उसके बाद में गिनती भूल गई। ये सब इनोसेंट है। तो मुझे आप बताइए कि कैसे आप क्लीन चिट, कैसे आप फ्री पास देंगे इन हिंदुओं को? वैसे वो अपने आप को हिंदू नहीं कहते हैं, तो अलग एक्चुअली हमारी भी गलती है कि उनको हिंदू बोलना, वो अपने आप को हिंदू नहीं कहते। पर ये जो भारत का पासपोर्ट लेके जो बैठे हैं, जो भारत की रोटी खाते हैं, जो भारत की तनख्वाह लेते हैं, जो भारत के टैक्स पेयर के पैसों पे पलते हैं, वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने क्या इतना बड़ा एक माया जाल बिछा के रखा कि पूरा देश भ्रमित होगा। पूरे देश में ये बच्चा आप यूनिवर्सिटीज में जाइए, कॉलेजेस में जाइए, वो ये कहेंगे कि इंडिया ऑक्यूपायर है, इंडिया ने जुल्म किया है कश्मीरी मुसलमानों पे। ये ढोल किसने बजाया? ये सेक्युलर और लिबरल, मैं भी अपने आप को सेक्युलर लिबरल कहती थी, लेकिन मुझे घिन आती है इन शब्दों से, क्योंकि मुझे लगता है मेरा सेक्युलरिज्म, मेरा लिबरलिज्म तो इस मिट्टी से निकला हुआ सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म है, जहाँ पर आप सबको एक्सेप्ट भी करते हैं, आप सबका आदर भी करते हैं और आप सबको प्रेम भी करते हैं। तो इनके सेक्युलरिज्म और लिबरलिज्म से अब मुझे इतनी घिन आती है कि मैं अपने आप को नहीं कहती। ये अपने आप को सेक्युलर और लिबरल जो कहते थे, इन्होंने 32 साल ये किया कि हिंदू परपेट्रेटर है, मुस्लिम विक्टिम है, और इस चीज को उन्होंने सेक्युलरिज्म कहा। 32 साल के बाद एक आदमी खड़ा होता है विवेक अग्निहोत्री, वो सच दिखाता है पहली बार, जो मैंने जिया, मेरे माँ बाप ने जिया, जो मेरी पूरी कम्युनिटी ने जिया, और वो इसको हेट कहते हैं। आप देख लीजिए रोज के रोज कितने ट्वीट्स, कितने ये जो एक्टिविस्ट बैठे हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, जगह जगह लिख रहे हैं, कमेंट्रीज लिख रहे हैं, रिव्यूज लिख रहे हैं, फिल्म रिव्यूज लिख रहे हैं, हेट का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस फिल्म से जो है बिगेटरी हो रही है, पोलराइजेशन हो रही है। ये कोई नहीं कहता कि 32 साल में आपने डेमोनाइज किया हिंदू को, ये दिखाते हुए कि वो परपेट्रेटर है और मुसलमान विक्टिम है। आपने ये कभी नहीं सोचा कि इससे कोई हेट पैदा तो नहीं हुई, इससे ये बिगेटरी पैदा तो नहीं हो रही, इससे पोलराइजेशन तो नहीं हो रही। आपने 32 साल नहीं सोचा, आपने 32 साल यही ड्रम चलाते रहे। शिनर्स लिस्ट आप पियानिस्ट लीजिए, शिनर्स लिस्ट लीजिए, बड़ी सारी दर्जनों मूवीज जो है ज्यूइश होलोकॉस्ट पे बनी है, सिर्फ होलोकॉस्ट पे नहीं बनी है, आर्मीनियन जेनोसाइड पे मूवीज बनी है, आप टिनमेन स्क्वायर के इस पे बनी हुई है, नागासाकी हिरोशिमा के इस पे बनी हुई है। वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि विक्टिम कौन है और ऑपरेसर कौन है। यहाँ पे लेकिन हिंदुस्तान में ये बहुत कंफ्यूजन है, विक्टिम कौन है और ऑपरेसर कौन है। इस पर बड़े विवाद होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिबेट्स होती है कि आखिर विक्टिम कौन है, ऑपरेसर कौन है, किसने किसको मारा, कौन कह सकता है? ये तो पता ही नहीं, तो मालूम ही नहीं है किसी को कि किसने किसको मारा। आज देख लीजिए कि क्या कह रहे हैं, कमीशन बिठाएंगे फिर पता करेंगे कि किसने किसको मारा। जब आरती जी, वो तो वैसे इंटरसेक्शनैलिटी का सिद्धांत है, उसमें तो स्पष्ट है किसने इसको मारा, तो हिंदू ही मारेंगे फिर तो इंटरसेक्शनैलिटी के हिसाब से। बिल्कुल, वो पोस्टमॉडर्निज्म की ये तो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, जो जहां मर्जी आए वो बोल दो, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बोल दो। पोस्टमॉडर्निज्म इतना बड़ा शील्ड देती है, इनफैक्ट रीजन को ब्लॉक करती है, लॉजिक को ब्लॉक करती है, सच्चाई को ब्लॉक करती है। उसका मकसद यही है कि जो देश, सोसाइटीज इंडिया जैसी रहा है, जहाँ पे लोग अपने जो बुद्धिजीवी है वो अपना माइंड इस्तेमाल नहीं करते, अपने ब्रेन इस्तेमाल नहीं करते, जो कॉपी पेस्ट मिल गया सब्जेक्टिव ट्रूथ्स पे, पोस्टमॉडर्निज्म पे, इंटरसेक्शनलिटी ऑफ आइडेंटिटी पे, वो उठा के आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए, वही पैरेट कीजिए, यही होता रहा है। हाँ, यही तो है। तो अब हम दर्शकों को कुछ प्रश्न लेंगे, तो पहले आप कुछ कहना चाह रहे हैं पुनी जी? नहीं, ठीक है, बस ठीक। दर्शकों के प्रश्न लेते हैं। अभिनव त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं, पुनीत सर, आप सर प्रणाम, कैन वी सी मोर फिल्म्स ऑन सिमिलर लाइन, मोर जेनोसाइड, चितवन मैसेकर्स बाय मुगल्स, स्पेशली औरंगजेब? हाँ जी, क्यों नहीं बनेंगी। मैं तो इनफैक्ट देखिए जो गुजरात में राइट्स हुए उसमें अपने इन्होंने राइट को ही हाईलाइट किया, सारे मिल गए, पर गोधरा कांड की तो बात ही नहीं करता।
उसका क्या, मैं तो गोरा काले में फिल्म बनाना चाहूंगा। आप समझते बिल्कुल हैं, केवल इतिहास पर नहीं, जो आजकल जो हो रहा है हम उस पर काम करेंगे, नहीं कि आप ऐसा नहीं करेंगे। जी नेक्स्ट तुषार माने me growing up watching you in Mahabharata, I could not imagine you would have this such passion for the country. Kudos to you, sir. सर्वप्रथम हिंदुस्तानी है, बिल्कुल, और क्या। You know, हमारे यहाँ में भारतीय होने identify कर वैसे लिया। कहता Next. Abhinav Anand, thank you Sanjay Dixit sir for bringing up the discussion. I sincere thanks to Puneet sir and Ankit Kumar for your views. Thank you very much. एक प्रश्न और लेंगे, सारे प्रश्न नहीं लेंगे, कौन प्रश्न है उन्हीं को ले लेंगे. हाँ। Very funny, Puneet sir, big fan of yours. We are very grateful for Kashmir Files. Thank you for showing courage to go against the tide and making this masterpiece. बहुत बहुत धन्यवाद। इस फिल्म को जरूर देखिए, बार बार देखिए, इसलिए तो देखिए जरूर, एक बार जरूर देखिए कि क्या हुआ था, दो बार जरूर देखिए कि ये आगे जो है फिर से ये ना दोहराया जाए, ये बहुत आवश्यक है। जी next. Praveen Khare, I hope this leads to revamping the establishment, taking out of hands of urban knuckles. Nyayapalika, bureaucracy, academia filled with communists and Islamists. This needs to be cleaned. आरती कुछ कहेंगी? बिल्कुल, मुझे लगता है शुरुआत तो हो गई है और ये जो मूवमेंट बन रहा है कश्मीर फाइल्स का, ये यही दर्शा रहा है कि जब एक देश जागता है, एक लंबे समय से हम लोग सोए हुए थे, एक लंबे समय से हम लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी गई थी। इनफैक्ट अपनी चीज को देख के मुझे हमारी याद आई है, तो तो वो जो पट्टी हम लोगों ने बांध के रखी थी, इस देश ने बांध के रखी थी, और हाथ जो पट्टी तो बंधी थी, और वो पकड़ने वाले, जो पट्टी जो पकड़ने वाले थे, वो सिनेमा के, लिटरेचर के और बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो थे, वो पट्टी बांधे हुए। मुझे लगता है आज उनके हाथ हटा रहे हैं और उनके हाथ से ये पट्टी छूट गई, उनके हाथ से ये पट्टी छूट गई, आज अपनी पट्टी खोल दी है। मुझे लगता है हम उस पॉइंट पे है, उस क्रिटिकल पॉइंट पे है भारत के इतिहास में कि हम यहाँ से कोई रिवर्सल नहीं है, यहाँ से हम दोबारा सोने वाले नहीं है, यहाँ से सिर्फ जागृति ही जागृति होगी, और हम देखेंगे आने वाले समय में कि हर शहर में एक नया जो सच है वो उभर के आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी टेक अवे होता है, गांधारी ने पट्टी खोली. Shajar Safaya, Puneet, thank you for showing that it was not just an exodus that happened just like that, but genocide that led to our exodus. आप सबका तहे दिल से धन्यवाद. Hope the government moves towards our rehabilitation soon. बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज का सेशन पूर्ण होता है. आपको पुनीत जी बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे लगता है कि ये आपकी जो फिल्म है ये सारे कीर्तिमान पुस्तक है, और अभी जो चल रही है लग रहा है इससे और लोग भी जो है, आप लोग तो हैं और इस तरह की टीम करने के लिए प्रोत्साहित हो, और बहुत सारे जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये पूरे इस ये जो दलदल था बॉलीवुड का, इसमें घबराते रहते, तो उनको भी प्रोत्साहन मिले और उनको भी एक बल मिले कि वो भी इस प्रकार की थीम को आगे एक्सप्लोर करें. आरती, आपको बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, वंदे मातरम. जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम.